फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि हम लोगों ने इकोनॉमिक सिस्टम तो चूज़ कर लिया। अब इकोनॉमिक सिस्टम को चूज़ करने के बाद उस इकोनॉमी के लिए हमको प्लानिंग भी करनी की पड़ेगी। यानी कि मिक्स इकोनॉमी चूज़ करने के बाद में अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ है कि प्लानिंग तो करो भैया, कैसे हमको ग्रो करना है, कैसे हमको पुअर को रिवाइव करना है, बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी को कैसे हमको अच्छी इकोनॉमी बनाना है। तो ऐसे करके हम लोगों को क्या करना था? प्लान बनाना था इकोनॉमी के लिए। और उसी प्लान को कहा जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? प्लान बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था कि कैसे प्लान बनेगा, और ये जो प्लान बनाने वाला की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पीसी महालनोबिस की। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये? पीसी महालनोबिस, प्रशांता चंद्र महालनोबिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इनको कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि इंडिया की जो इकोनॉमी की प्लानिंग के आर्किटेक्ट हैं, जिन लोगों ने पूरा डिज़ाइन करा है जिसने, वो व्यक्ति का नाम क्या है? पीसी महालनोबिस। इनके बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन, इस टाइम को ये इनका बर्थडे आता है, उसके बाद हमने क्या देखा था? कलकत्ता से पढ़ाई करी है, ये एक्सेट्रा। फिर इन लोगों में जो मेन पॉइंट इसमें ये है याद करने वाला, वो ये है ब्लू वाला, कि इनने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट आईएसआई बनाया था, कहाँ पर? कलकत्ता में। और इनने एक जर्नल भी स्टार्ट करा था, इसका नाम था संख्या। संख्या मतलब डिजिट, डिजिट मतलब होता है थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। तो संख्या इनने स्टार्ट करा था, और इनने आईएसआई यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बनाया था, जो कि कहाँ था? कलकत्ता में। एक नंबर का एमसीक्यू बनता हुआ दिखता है ये, कि हु स्टार्टेड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, हु एस्टेब्लिश्ड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो नाम क्या है इनका? पीसी महालनोबिस। डू रिमेंबर दिस। उसके बाद इनका जो स्टैटिस्टिक्स में बहुत बढ़िया रोल माना जाता है। तो ये जो ब्लू वाला हाइलाइटेड है, ये अपने को याद रखना है। बर्थडे बर्थडे तो ऐसा कुछ पूछते नहीं है। तो अब हमको इसमें ये देखना है कि वाई पीसी महालनोबिस इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। इनको इंडिया की प्लानिंग का आर्किटेक्ट कहा क्यों जाता है? तो हुआ क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग कमीशन बनाया था 1950 में। तो जो प्लानिंग कमीशन बना था 1950 में, उसका चेयरमैन होता था जो भी उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर रहेगा वो। तो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वो ही क्या थे? प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन भी। प्लानिंग कमीशन जो होता था, इसमें 5 ईयर प्लान्स होते थे, यानी कि अगले 5 साल के लिए देश में क्या प्लानिंग करी जाए कि ग्रोथ हमारी और अच्छी हो पाए। और 5 ईयर प्लान्स का जो आइडिया था, दिस आइडिया वाज बोरोड फ्रॉम फॉर्मर यूएसएसआर। उससे हमने, यानी कि जो आज का रशिया है, उससे ये वाला आइडिया हम लोगों ने उस टाइम पे लिया था। तो इसी वाले 5 ईयर प्लान्स में ये असेस करा जाता है कि कौन-कौन से ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेस हैं कंट्री के अंदर, और उनके लिए अपन क्या प्लान्स बनाएँगे जिससे हम उनका इफ़ेक्टिव यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पर जो प्लान्स बनते हैं वो कितने साल के लिए बनते हैं? 5 ईयर के लिए, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? 5 ईयर प्लान, यानी अगले 5 साल के लिए क्या प्लान बनेंगे। तो ये जो प्लान्स थे, इसमें पहला वाला 5 ईयर प्लान आया था 1951 से लेकर 1956 तक। यानी कि प्लानिंग कमीशन तो कब बना था? 1950 में, लेकिन पहला वाला 5 ईयर प्लान कब आया था? तो 1951 से लेकर 1956 तक। लेकिन जो दूसरा वाला 5 ईयर प्लान था 1956 से लेके 1961 तक, 5 साल के लिए, ये वाला जो 5 ईयर प्लान था, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। और इसी वाले सेकंड 5 ईयर प्लान में ये बताया गया था कि इंडिया में बेसिक आइडियाज़ क्या होंगे, गोल्स क्या होंगे हमारे इंडिया की प्लानिंग को लेकर। और ये जो आइडिया था, ये आइडिया महालनोबिस का ही था। यानी गोल्स अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर में आगे डिटेल में, तो ये जितने भी गोल्स थे, वो इन्हीं ने बताए थे, पीसी महालनोबिस ने। इसीलिए इनको कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। हालाँकि प्लानिंग कमीशन आज की तारीख में एग्ज़िस्ट नहीं करती है, क्योंकि 2015 में हमने एक कैबिनेट रिज़ोल्यूशन पास करा था, और प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर अपन ने क्या रख दिया? नीति आयोग। नीति का मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एनआईटीआई, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बदलने के लिए देश का एक इंस्टीट्यूशन। और इसके भी जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, एक्स ऑफिशियो। यानी कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर बने तो आप ऑटोमेटिकली चेयरमैन भी बन जाओगे, किसके? नीति आयोग के। तो प्लानिंग कमीशन जो है वो खत्म हो गई। 2017 में प्लानिंग कमीशन का समापन हो गया।
प्लानिंग कमीशन की गाड़ी अब चलना बंद हो गई है, ये रोड खत्म हो गई है। अब इंडिया में कोई भी 5 साल के लिए प्लान नहीं बनते, अब इंडिया में सिर्फ एनुअल प्लान्स बनते हैं जो कि 1 साल के लिए होते हैं। प्लान के बारे में थोड़ी और चीज़ अपन देख लेते हैं कि प्लान क्या होता है। प्लान बेसिकली यही होता है कि आपका फ्यूचर से जितना भी फ्यूचर में जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको फुलफिल करना है, उसके लिए आपका क्या स्ट्रैटेजी है, क्या स्कीम्स है, क्या-क्या चीज़ें आप डिटेल में बना सकते हो जिससे कि आप अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओ। इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा क्या कि जो 5 ईयर प्लान थे, 5 ईयर प्लान के अलावा भी एक पर्सपेक्टिव प्लान होता है। पर्सपेक्टिव प्लान मतलब होता है कि 20 साल का प्लान, और इसी 20 साल में क्या होता है, जो 5 ईयर प्लान होते हैं इसको अपन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके बना देते हैं। ये 5 ईयर 1, ये 5 ईयर 2, ये 5 ईयर 3, ये 5 ईयर 4, कि कैसे हमारा अल्टीमेट एम क्या है, वो छोटे-छोटे एम से मिलके क्या हो रहा है, डिसाइड हो रहा है। तो इन चारों को अपन क्या बोलेंगे, बेसिकली 5 ईयर प्लान, और ये वाला जो है ये क्या है, पर्सपेक्टिव, यानी कि नज़रिया क्या है हमारा देश को लेकर। तो ये जो हमने अभी गोल्स की बात करी थी, कौन से गोल्स, जो पीसी महालनोबिस वाले गोल्स थे, जो जिसके कारण इनको आर्किटेक्ट कहा जाता है, वो गोल्स क्या थे बेसिकली? तो ये जो गोल्स थे उसमें ये था कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कंट्री की हमको हटानी है, यानी हमारी कंट्री पिछड़ी हुई मानी जाती थी, और इंडिया को हमको बनाना है डेवलप्ड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी बनाना है? डेवलप्ड इकोनॉमी। इसी में ये सारी चीज़ें डिसाइड करी गई थी प्लान्स में ही अपन लोगों ने गोल्स भी बनाए थे कि कैसे-कैसे वीकर सेक्शन को हमको इम्प्रूव करना है, पॉपुलेशन को कैसे फ़ायदा पहुँचाना है जिसमें कि इकोनॉमी की प्रोग्रेस हो सके। तो पहला 5 ईयर प्लान बताया आपको 1951 से लेके कब तक आया था, 1956 तक, और जो लास्ट 5 ईयर प्लान था वो था 2012 से लेके 2017 तक। 2017 में प्लानिंग कमीशन की गाड़ी बंद हो गई थी। तो 2012 में ये जो प्लान था ये था 12th 5 ईयर प्लान, यानी 12 से याद रखना आप कि 12th वाला जो था वो लास्ट था 5 ईयर प्लान में। यानी कि इन इंडिया देयर इज नो 13th 5 ईयर प्लान। इंडिया में कोई सा भी 13th 5 ईयर प्लान आया ही नहीं, क्योंकि 5 ईयर प्लान बंद हो गया ना। दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एनुअल प्लान्स। हर 5 ईयर प्लान्स में बेसिक गोल्स लिस्टेड थे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। इंडिया का डेवलपमेंट कैसा होगा, उसके लिए अपन ने 5 ईयर प्लान बनाया, और उस हर 5 ईयर प्लान में ये बेसिक गोल्स कंपल्सरीली हुआ करते थे। ये कौन से बेसिक गोल्स थे जिनके कारण पीसी महालनोबिस को आर्किटेक्ट भी कहा गया? ये थे ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। इसको बहुत अच्छी से याद रखना। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। एक बार और, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। ग्रोथ का बेसिक मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर एक पौधा दिख रहा है अपने को, ये पौधा धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली धीरे धीरे ये ग्रो करता चला जा रहा है। अब ये जो ग्रो कर रहा है, इसके ग्रो करने के पीछे चीज़ें क्या हैं कि अगर ये प्रॉपर पानी, या फिर यहाँ पर सॉइल में न्यूट्रिएंट, या फिर ये सनलाइट इसको प्रॉपर मिलेगी, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करने लग जाएगा, ग्रो करने लग जाएगा। सेम ऐसे ही अगर कोई एक देश है, उस देश में अगर प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है किसी भी तरह से, प्रोडक्शन या तो गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, अगर ये इंक्रीज हो जाती है, उस देश की ग्रोथ होने लग जाती है। सपोज के लिए यहाँ पर एक बैंक है, और ये जो बैंक है ये क्या प्रोवाइड्स कर रहा है, लोन्स प्रोवाइड कर रहा है अलग अलग बड़े बड़े बिजनेसमैन को। और ये जो बिजनेसमैन है, इनने क्या करा, ये लोन लेकर यहाँ पर एक फैक्ट्री लगा दी, और इस फैक्ट्री अगर लगाई है तो फैक्ट्री में तो कैपिटल गुड्स होता है, कैपिटल गुड्स से ही क्या बनता है, फिर छोटे मोटे कंज्यूमर गुड्स बनते हैं। तो यहाँ पर ये कैपिटल गुड्स का यूज करके कंज्यूमर गुड्स बनते हैं। जैसे ये मान लीजिए कोई ये कंज्यूमर गुड्स बना है जो अल्टीमेटली कंज्यूमर खरीदेगा। फिर यही जो गुड है ये ट्रांसपोर्टेशन यानी कि रोड्स की सहायता से अलग अलग दूर दराज के शहरों में जाएगा इंडिया में। जैसे यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, गांव वगैरह में चला गया, ये सब जगह इसकी डिलीवरी हो रही है गुड की। तो यहाँ पर आएगा। अब उसके बाद क्या होगा कि बैंक का ही यूज होके यहाँ पर छोटी मोटी फैक्ट्रियां लगेंगी देश के अलग अलग कोनों में, या छोटी मोटी दुकानें लगेगी, चाय की टपरी लगेगी। तो ये सब चीजें अल्टीमेटली मिलके क्या करेंगी, प्रोडक्शन बढ़ा देंगी, काय का, गुड्स का हो या सर्विसेज का हो। जैसे बैंक सर्विस दे रहा है तो प्रोडक्शन, सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। रोड्स सर्विस दे रही है, प्रोडक्शन हो गया सर्विस का, यहाँ पर गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ गया है।
ऐसे ही करके ये सारी चीज़ें होती है। तो ग्रोथ बेसिकली होगा कब? जब कंट्री की प्रोडक्टिव कैपिटल इंक्रीज़ हो जाए, जैसे कि मशीनरी वगैरह हो गया, और इसके अलावा उसको ट्रांसपोर्टेशन और बैंकिंग का सहारा मिल जाता है। उससे अल्टीमेटली प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ जाएगी, और उनकी एफिशिएंसी भी अगर बढ़ जाती है तो क्या ही बात है। ऐसे करके अगर ये तीनों चीज़ें हो गई, जैसे कि पहली चीज़ तो क्या है यहाँ पर कि ये वाली चीज़ यानी कि फैक्ट्री या फिर कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हो गया बैंक हो गया या ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और तीसरा वाला जो यहाँ पर पॉइंट अपने को बता रहा है वो ये बता रहा है कि ये जितनी भी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है, इनकी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी अगर इंक्रीज हो जाती है तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ग्रोथ हो जाएगी। तो ग्रोथ जो इंडिकेट करी जाती है इकोनॉमिक्स में, वो करी जाती है जीडीपी से। जीडीपी का मतलब हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? सपोज करिए कि इंडिया में हर लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, भले वो प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का या सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। जॉब कर रहे हैं तो सर्विस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन तो होता ही है, भले वो गुड्स का हो या सर्विसेज का हो। तो हम सब मिलके जब पूरा इंडिया काम करता है, प्रोडक्शन करता है गुड्स का और सर्विसेज का एक साल तक, तो हमारी जो जीडीपी निकल के आती है वो निकल के आती है 3.75 ट्रिलियन डॉलर। इतने रुपए का प्रोडक्शन हम क्या कर देते हैं, हर साल कर देते हैं। ये ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता भी चला जाता है। फिलहाल के लिए 3.75 3.8 के आसपास अपनी जीडीपी अपन मान लेते हैं। तो अगर ये इंक्रीज हो रही है, जैसे 3.75 से 4 हो गई, फिर 4 के बाद 5 हो गई, 5 ट्रिलियन डॉलर, फिर 6 हो गई, तो हम क्या कहेंगे अल्टीमेटली कि हमारे देश की भी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। और ये जो ग्रोथ है ये अपने को पता पड़ती है, कैसे पता पड़ती है? स्ट्रक्चरल कंपोजिशन से भी। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ पीपल कितने कितने सेक्टर्स में इंगेज्ड हैं। मतलब 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, एक होता है टर्शरी सेक्टर। अगर इन तीनों में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो भी हम क्या कहेंगे कि ग्रोथ होने के चांसेस तो यहाँ पर हैं। अल्टीमेटली 1991 में जो पॉलिसी आई थी, जिस पॉलिसी का नाम था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि एलपीजी की पॉलिसी, डिटेल में इसको थर्ड चैप्टर में अपन कवर करने वाले हैं। तो ये 1991 की पॉलिसी के बाद टर्शरी सेक्टर जो था यानी सर्विस सेक्टर था, इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 40% के आसपास था। यानी कि अगर 100 रुपए का प्रोडक्शन पूरा देश मिलकर कर रहा था, तो 41% के आसपास प्रोडक्शन कौन कर दे रहा था? अकेला सर्विस सेक्टर। आज की तारीख में ये 52% के आसपास है। तो ये हमको पता पड़ता है कि ऐसे यहाँ पर ग्रोथ होती है। अगला वाला जो हमारा गोल था, वो गोल था मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है मॉडर्न तरीका। मॉडर्नाइजेशन, यहाँ पर अगर मान लीजिए ये अगर सक्सेस अपने को पानी है, तो उसके लिए अपने को सिर्फ रेन वाटर पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। उसके लिए अपने को खुद से प्रयास करने चाहिए, यानी कि खुद कुछ ना कुछ जुगाड़ करना चाहिए, मॉडर्न तरीका यूज़ करना चाहिए। और मॉडर्न तरीके से अगर अपन यहाँ पर पानी दे रहे हैं या मेहनत अगर अपन थोड़ी सी नई वाली कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, सक्सेस मिल जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर नई चीज़ जो थी, उसको हमको अडॉप्ट करने की ज़रूरत थी। बहुत सारे देश जो होते हैं अलग-अलग नई-नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। इज़राइल में ज़मीन ही नहीं है खेती करने के लिए, लेकिन उन लोगों ने हाइड्रोपोनिक्स का एक आविष्कार कर दिया। हाइड्रोपोनिक्स से वो लोग खेती करने लग रहे हैं, मतलब पानी को ही घुमा रहे हैं इधर से उधर प्रोडक्शन करने के लिए, नई तकनीक लेके आए। और हमारे पास तो इतनी सारी लैंड है प्रोडक्शन करने के लिए, फिर भी हमारा प्रोडक्शन कम होता था। क्या रीज़न था उसके पीछे का? कि हम नई टेक्नोलॉजी नहीं लेके आते थे, वही पुराना तरीका हम लोग यूज़ करते थे। तो एक फार्मर अपना प्रोडक्शन जो है बहुत आसानी से बढ़ा सकता है, अगर वो नया तरीका ले आए या नई टाइप की मशीन ले आए। जैसे यहाँ पर अपने को दिख रहा है कि ये एक ड्रोन उड़ रहा है, और ये जो ड्रोन है इसके अंदर ये लगा हुआ है टैंक। इस टैंक में भरा हुआ है फर्टिलाइजर या फिर पेस्टिसाइड, और यहाँ पर इसका जो हो रहा है छिड़काव हो रहा है। यहाँ पर इसका यूज़ करके अपन ड्रोन का ये आदमी ऑपरेट कर रहा है यहाँ से। तो इससे पूरे की पूरी फसल में यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, पेस्टिसाइड और ये फर्टिलाइजर छिड़क रहे हैं। ये बच्चा भी बोल रहा है, देखो पापा नई टेक्नोलॉजी कितनी जोरदार है।
तो ये इसके आने से काम क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। अगर ये मान लीजिए नहीं होता, तो फिर यही आदमी अपनी पीठ पर एक डब्बा लगाता, उस डब्बे को ऐसे बाँधता आगे और उसके बाद यहाँ पर पेस्टिसाइड वगैरह इसमें भरता टंकी बना के इसको, और पूरे खेत में चलता और चल के उसको हाथों से इसका छिड़काव करता। जिससे क्या होता, हो सकता है जब चलता तो कुछ ना कुछ फसल भी ये क्या कर देता, डिस्ट्रॉय कर देता। अभी फसल डिस्ट्रॉय होने का कोई चांस ही नहीं है। तो मॉडर्नाइज़ेशन बेसिकली अपने को बता क्या रहा है कि नई टेक्नोलॉजी लेकर आओ, या नई टेक्नोलॉजी जो आ गई है उसी को अडॉप्ट कर लो, पुरानी टेक्नोलॉजी के भरोसे मत रहो। और एक और चीज़ बताता है मॉडर्नाइज़ेशन, कि थोड़ा-सा ना हमको हमारा सोशल आउटलुक भी चेंज करने की ज़रूरत है। यानी कि पहले पुराने ज़माने में महिलाओं को ये लोग घर से निकलने नहीं देते थे, पुराने वाले लोग। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडर्नाइज़ेशन मतलब ये है कि नया मॉडर्न तरीका यूज़ करो, महिलाओं को रोको मत, उनको काम पे जाने दो। अगर वो काम पे जाएँगी तो उनमें भी एक सेल्फ डिग्निटी आएगी, सेल्फ रिस्पेक्ट आएगी सोसाइटी में, वो भी खुद अपने आप से ग्रो करने लग जाएँगी, उनको उनके पतियों पे डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो जो वुमेन का टैलेंट है उसको वर्क प्लेस पे यूज़ करना, ये भी इस मॉडर्नाइज़ेशन के अंदर आता है। यानी कि टेक्नोलॉजी तो है ही सही, उसके साथ वुमेन को भी एनकरेज करा जाए ताकि वो काम करे। जैसे कि यहाँ पर ये महिला अपने को दिख रही है, अब ये जो महिला है यहाँ पर ये डॉक्टरी भी कर सकती है, ये आईटी वाली फील्ड में भी जा सकती है, ये बुटीक वगैरह का काम भी कर सकती है, सब्जी भी लेके आ सकती है, बच्चे को भी सँभाल सकती है, अटैची-वटैची भी अपने काम हो सकता है। ये कुछ बाजा-वाजा बज रहा है या फिर इन्फॉर्मेशन स्प्रेड भी हो सकती है, मोबाइल फ़ोन पे बात कर रही है। तो ऐसे करके ना बहुत सारी चीज़ें कोई सी भी वुमन कर सकती है। तो उसके लिए अपने को थोड़ा-सा क्या करना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मॉडर्नाइज़ेशन में 2 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ तो ये थी कि एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, और दूसरी चीज़ ये लिखी हुई है, चेंज इन सोशल आउटलुक। मॉडर्नाइज़ेशन और ग्रोथ के बाद में तीसरा वाला जो गोल था हमारा, वो कौन-सा था? सेल्फ रिलायंस। रिलायंस मतलब होता है भरोसा, सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है खुद ही पे भरोसा। तो जब हम खुद ही के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कि किसी भी दूसरे देश का अपन हेल्प नहीं लेते हैं, जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है वो पूरा का पूरा डेवलपमेंट अगर हम हमारे डोमेस्टिक रिसोर्सेज़ का यूज़ करके करते हैं, उसको हम बोलते हैं कि हम सेल्फ रिलायंस हैं, आत्मनिर्भर भारत। अभी भी मोदी जी बहुत बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या हो गया? खुद ही के ऊपर डिपेंडेंट अपने को रहना है, किसी और के भरोसे नहीं रहना। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि इससे हमारे देश में एक तो फॉरेन डिपेंडेंस रुकेगी, यानी कि हमारा दूसरे देशों के ऊपर जो भरोसा था, वो भरोसा रुक जाएगा। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था कि हम लोग इतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड होने के बावजूद भी, हम थोड़ा गेहूँ कहाँ से इम्पोर्ट करते थे? यूएसए से। अब यूएसए ने क्या करा, हमको जो गेहूँ 1-2 बार दिया, वो दिया उसने वो वाला गेहूँ जिसका नाम था पीएल 480, और ये गेहूँ वहाँ पर यूएस में सूअरों को खिलाया जाता था। वहाँ के सूअर हालाँकि पिंक होते हैं, लेकिन उनको ये वाला गेहूँ खिलाया जाता था, कौन-सा वाला? सूअरों को 480, और यही वाला गेहूँ वो इंडिया में एक्सपोर्ट करते थे। तो यार बहुत बड़ी दिक्कत की बात थी। इसलिए हमको फॉरेन डिपेंडेंसी, यानी कि दूसरे देशों के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंसी खत्म करनी थी, कम करनी थी, सेल्फ रिलायंट होना था अपने को। दूसरी बात एक और थी कि फॉरेन इंटरफेरेंस भी हमको बिल्कुल नहीं चाहिए थी। फॉरेन इंटरफेरेंस का मतलब है कि दूसरे देश जब आपके देश में के मामलों में जब हस्तक्षेप करने लग जाते हैं, इंटरफेरेंस करने लग जाते हैं, तब हम उसको बोलते हैं फॉरेन इंटरफेरेंस। जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान के मामलों में बहुत सारे देश इंटरफेयर करते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा उसका बेस्टी जो है वो चाइना बहुत इंटरफेयर करता है, क्योंकि बहुत लोन बाँट रखा है। ठीक है, उसके अलावा यूएस भी थोड़ा बहुत इसमें इंटरफेयर करता है, फिर दुबई हो गया, फिर यूएई हो गया, जहाँ-जहाँ से इसने पैसा ले रखा है, वो सारे के सारे देश इसमें इंटरफेयर करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे देश में लकीली नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन लोगों की जो सेल्फ रिलायंस वाली पॉलिसी थी, उसमें 2 चीज़ कवर अपने को करनी थी कि हमको फॉरेन डिपेंडेंसी कम करनी थी, और दूसरी बात फॉरेन इंटरफेरेंस हमको क्या करना था, कम करना था, जिससे हम हमारी कंट्री की पॉलिसी खुद ही बना पाएँ। कोई दूसरा देश हमको आके नहीं बताए कि क्या करना है। और इसीलिए हमने यहाँ पर देखो आप क्या बना दिया, ये जो मिसाइल हम पहले साइकिल पे लेके जाते थे हमारे साइंटिस्ट लोग एक ज़माने में, लोगों को लगता था दूसरे देशों को कि क्या कर पाएँगे, इतना गरीब सा देश है। लेकिन फिर हम लोगों ने क्या करा, ऐसे चंद्रयान बढ़िया तरीके से लॉन्च कर दिया, और ये यहाँ पर अपना जो ये लैंडर है वो लैंड भी कर गया है।
ठीक है? ये यहाँ पर रोवर है जो घूमने लग रहा है इधर-उधर चाँद की मिट्टी-विट्टी में मस्त मज़े कर रहा है। और यहाँ से देखो आप ये क्या दिख रही है अपने को अर्थ दिख रहा है। तो ये जो हमने बनाया है ये खुद ही से बना लिया है। इसी को अपन बोलते हैं सेल्फ रिलायंस यानी कि दूसरे देशों के ऊपर भरोसा नहीं करना अपने को। ऐसा अगर हम कर सकें कि दूसरे देश हम पे डिपेंडेंट हो जाएँ तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। लेकिन हमको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। और लास्ट वाला जो गोल था वो था इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है समानता। ये इस चित्र से ही समझ में आ जाएगा अपने को। यहाँ पर 2 वर्ड लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है इक्वालिटी एंड सेकंड वन इज़ इक्विटी। देखो, इक्वालिटी जब होगी जब सबको बराबर-बराबर चीज़ें बाँट दी जाएँ। जैसे कि यहाँ पर इसको भी ये डब्बा मिल गया, ये लड़की को भी डब्बा मिल गया, इसको भी ये डब्बा मिल गया। अब ये डब्बा मिलने से हुआ क्या है कि इसका और इसका काम तो हो रहा है, यहाँ पर मान लीजिए फुटबॉल का मैच चल रहा है, देखो 2 लड़के खेल रहे हैं। इन दोनों को तो ये फुटबॉल का मैच दिख रहा है, लेकिन ये जो भाई यहाँ पर बैठा हुआ है, ये इसको नहीं देख पा रहा है। तो इक्वालिटी मतलब हो गया कि सबको बराबर-बराबर अपन ने कर दिया। लेकिन इक्विटी का मतलब क्या हुआ? इक्विटी का मतलब ये है कि अब ये फिगर देखो आप, कि इसके पास तो क्या था? ज़रूरत ही नहीं थी इसको इस वाले डब्बे की, ठीक है? ये जो लड़की थी, इसको भी एक डब्बे से इसका काम चल जा रहा था, लेकिन इसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी यहाँ से, इसको सिर्फ़ आँखें ही देख पा रही थी। अब यहाँ पर 2 डब्बे लगाने से क्या हो गया है कि इसको भी पूरा मैच दिख रहा है प्रॉपर, और ये जो भाई अपना बैठा हुआ था, इसको भी यहाँ पर ये लगाने से क्या हो गया है, प्रॉपर ईज़िली ये क्या कर पा रहा है, मैच देख पा रहा है। तो वैसे ही अगर अपन क्या मान लें कि ये है बेचारा पुअर आदमी, ठीक है? ये है मिडल क्लास वाला आदमी और ये है रिच आदमी। तो इस पर्टिकुलर केस में पुअर को हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है, मिडल क्लास को थोड़ा बहुत सपोर्ट करना है और रिच जो है उसको सपोर्ट ना करें तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ कहलाती है इक्विटी, यानी कि सबको एक लेवल पर लाके खड़ा करना है अपने को। कोशिश करनी है, वैसे पॉसिबल तो कम ही है ये, लेकिन हर किसी को एक लेवल पे लाके खड़ा कर दो जिससे कि ये ऐसे जीवन का मज़ा ले पाएँ या फिर मैच जो चल रहा है इसका यहाँ पर मज़ा ले पाएँ। अगर ये सारी चीज़ें हो जाती है तो अपना काम हो जाएगा। हालाँकि इक्विटी का जो बेसिक मतलब होता है कि हर इंडियन को उसकी बेसिक नीड्स फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें अगर उसको मिल जाती हैं, बेसिक नीड्स उसकी पूरी हो जाती है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इक्विटी वाला गोल भी अचीव हो गया है। इक्विटी से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने की बात करी जाती है और सोशल जस्टिस, समाज में सबको बराबर हक मिलना चाहिए, उसकी बात करी जाती है। तो अगर ये सारी चीज़ें हो जाती है तो हमको क्या हो जाएगी, इक्विटी भी मिल जाएगी। तो फिलहाल अपन लोगों ने 4 गोल्स पढ़े। पहला वाला गोल था उसका नाम था ग्रोथ। दूसरा वाला जो गोल था उसका नाम था मॉडर्नाइज़ेशन। अगला वाला जो गोल था उसका नाम था सेल्फ रिलायंस। और लास्ट वाला जो यहाँ पर अपने को दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है अपने को, इक्विटी। डू रिमेम्बर दिस। अब अपन पढ़ने वाले हैं कि जो पहले 7 5 ईयर प्लान्स थे जो कि कब से कब तक आए थे, 1950 से लेके 1990 तक। इन 7 5 ईयर प्लान्स में क्या-क्या चीज़ें हुई थी। एक नंबर का एमसीक्यू ये भी बन रहा है कि जो पहले 7 5 ईयर प्लान थे वो कौन से ईयर तक चले थे। तो 1950 से 1990 तक वो चले थे।